Question 1, GATE EC Electrical 2013. In the circuit shown below, the op-amps are ideal. Then V out in volts is. Options are first option 4, second option 6, third option 8, last option 10. Hello everyone, welcome to GATE Academy. आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे होंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपके पास इंटरेस्टिंग है। एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे को नहीं लगता कि इससे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जस्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से फ्रेम होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, चाहे फिर वो डायोड का क्लिपर हो, क्लैंपर हो, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट हो, चाहे फिर एक बीजेटी एम्पलीफायर हो, चाहे मॉसफेट एम्पलीफायर है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जैसे ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाता हूं तो फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 50% ऑपरेशनल एम्पलीफायर वेटेज ले लेता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होना चाहिए। अगर वो सिर्फ किसी एक टॉपिक को पढ़ना चाहता है अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसका फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वो इस वाले टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाकी टॉपिक पढ़ के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जाने दे, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए तो वो होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन अगर स्टूडेंट की बात करूं तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, वो सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फ्रेम हो रहे हैं। वो तो जैसे ही पेपर ओपन करेंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखने वाले एक इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही ब्रांच, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बहुत ज्यादा वेटेज हो गया एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस आपके पास मिलना चाहिए और आपके स्टडी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे होंगे कि मैं इतने समय बाद बना रहा, आप लोग इतना सारा मैसेज भी कर रहे थे, उसके लिए रियली सॉरी कि मेरा इतना सारा शेड्यूल था, आपके पास इतनी सारी क्लासेस चल रही थी, ऊपर से मेरे को नेटवर्क के कुछ वीडियोस बनाना था आपके लिए। मैं एनालॉग सर्किट के इवन पहले भी बना चुका हूं, तो फिर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में थोड़ा सा लेट हो गया। बट मैं ट्राई करूंगा आपके पास कि इसमें मैं कंसेप्चुअल इतने अच्छे से फ्रेम करूं आपके लिए, इतने अच्छे फॉर्म में इसको कवर करूं कि आप सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मेरे वीडियो को देख के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करें और आप ये समझ सके कि नहीं अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोगों को आइडिया हो, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट कुछ लोगों को अगर आइडिया भी हो तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुने कि मैं एक बेसिक क्वेश्चन में क्या क्या बात कर रहा हूं। मेरे जो डिस्कशन का पार्ट होगा उसको बहुत केयर करे, ना कि उस सॉल्यूशन को केयर करे, क्योंकि आपको अगर बेसिक आता है तो इट्स ओके, लेकिन मेरे सॉल्यूशन वाले पार्ट का कंसेप्चुअल जो मैं बात करने वाला हूं उसको बहुत केयर करे कि मैं हर एक क्वेश्चन में किन चीजों पे फोकस करता हूं, एक क्वेश्चन को देखने का मेरा नजरिया क्या होता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चन को जब मैं देखता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, इसे आपको थोड़ा सा पिक करना है। अगर आप इन चीजों को पिक कर पाओगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रहेगा, और अपन ट्राई करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम कमांड कर सके और ये हमारे अंडर में रहे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल 2013 का कॉमन क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांच में क्वेश्चन था 2013 का। आपको वी आउट की वैल्यू फाइंड आउट करना, आपके पास वोल्ट में है पूरे ऑप्शंस, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और 10 वोल्ट ऐसे नंबर लिखे हुए थे। और आप देख रहे हो कि एक बिग फिगर है आपके पास, दो ओपेम दिख रहे हैं, एक पहला फर्स्ट वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फिर एक सेकंड वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऐसा आप फिगर देख रहे हो। तो कई बार जिन लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं रहता वो इस टाइप की फिगर को देख के थोड़ा सा कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है कि अरे यार इतना बिग फिगर है। कुछ भी नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की फिगर से एक तो डरना नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इस फिगर को देखा, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि आइडियल ओपेम है, क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास आइडियल ओपेम है। और अगर आइडियल ओपेम है आपके पास और अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी ओपेम के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर आइडियल ओपेम। पहले भी आप मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक वीडियो देख चुके होंगे जो मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पे दिया हूं, क्लियर। वो वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ओपेम को नहीं जानते हो। अगर उस वीडियो को आप देख चुके हो तब तो मजा आने वाला है। ठीक है, चलो देखिएगा। एक आइडियल ओपेम है, और एक आइडियल ओपेम की मतलब आपके पास अगर मैं बोलूं कि आइडियल ओपेम गिवन है, आइडियल ओपेम, तो आइडियल ओपेम का मतलब क्या होता है आपके पास कि इनपुट इंटरनल जो इनपुट इंपेडेंस होगा आर आई इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। ओके, इसका जो ओपन लूप गेन होगा वो इनफाइनाइट होगा आपके पास। तो ध्यान से देखना इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि इंटरनल करंट 0 एम्पियर होगा हमेशा, इंटरनल करंट। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल इंपेडेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट। तो इंटरनल टर्मिनल ओपन सर्किटेड होता है, इसलिए किसी भी ओपन से करंट जो होगा 0 एम्पियर होगा।
अब अगर मैं बोलूं कि आपके पास कब आप करंट को कंसिडर करेंगे, तो जब आप एरर वगैरह की बात करेंगे, बायस करंट की बात करेंगे, इनपुट ऑफसेट करंट की बात करेंगे, तभी करंट कंसिडर करोगे। अदरवाइज अगर मैं ऑफसेट या एरर की बात नहीं कर रहा हूं तो करंट की बात कोई करेगा ही नहीं। मतलब आपको कोई फाइनाइट इनपुट इंपेडेंस भी कभी इंटरनल कोई प्रोवाइड नहीं किया आज तक। इसका मतलब है सभी लोग बोलते थे कि एक आइडियल ओप एम्प, इसका मतलब है कि इंटरनल इनपुट इंपेडेंस विल बी इनफाइनाइट, इंटरनल करंट विल बी 0 एम्पियर। ठीक है, 0 एम्पियर कर दिया। अब आपको ये देखना जरूरी है कि हमारा जो फिगर बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि देखो आपके पास पहले वाले के आउटपुट को V01 लिख देता हूं। चलो पहले वाले के आउटपुट को V01 लिखा। इसका आउटपुट देखो कनेक्टेड है इस वाले टर्मिनल से, इन्वर्टिंग टर्मिनल से, और यहाँ पे -2 वोल्ट भी कनेक्टेड है। तो आपको दिखना चाहिए कि एक फीडबैक है और ये नेगेटिव फीडबैक के बेस है आपके पास, इधर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक नेगेटिव फीडबैक के बेस है। एक और चीज का आप केयर करें, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट ऑपरेशन एम्पलीफायर के, तो जब भी आप ओपन में जब भी आप सप्लाई को देखें, जब भी आप सप्लाई को देखें तो आपका केयरिंग थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। किस लिए बढ़ जाना चाहिए कि आपको अगर सप्लाई वैल्यू अगर दिख रहा है किसी एग्जाम के किसी ओपन के फिगर में, मैक्सिमम टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। लेकिन जब भी मिल रहा है आपको ये केयर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉजिटिव फीडबैक पे बेस हो गया, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक पे अगर ओपन बेस है इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज होता है। तो जब भी सप्लाई वोल्टेज गिवन है तो आपको अच्छे से केयर करना है कि ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव फीडबैक पे बेस है और अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं है, सप्लाई वोल्टेज नहीं गिवन है, मैक्सिमम टाइम गिवन नहीं रहता है, तब तो पॉजिटिव फीडबैक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक अगर हो गया तो उस ओप एम्प का आउटपुट प्लस वी सैचुरेटेड या माइनस वी सैचुरेटेड होगा। अब प्लस वी सैचुरेटेड या माइनस वी सैचुरेटेड दैट मीन सप्लाई वोल्टेज वो तो आपको कोई दिया नहीं है। जब वो कोई दिया नहीं है तो अपने मन से थोड़ी कुछ भी एज्यूम कर लोगे आप कि 10 लोगे कि 15 लोगे कि 5 लोगे। इसका मतलब अगर वो सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया ओप एम्प का तो आप थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हो कि ठीक है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव फीडबैक पे बेस्ड बात नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक पे बेस्ड बात होगी तो फिर आप आउटपुट क्या रखोगे? अपने मन से थोड़ी 5, 10 और 15 में से कुछ भी ले लोगे। ध्यान रखना। तो ये एडवांटेज हो गया अपने पास। तो जिस भी फिगर में आपको सप्लाई दिखता है आपको केयर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई दिया मतलब पॉजिटिव फीडबैक होगा, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं। सप्लाई दिया मतलब आपको केयर करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सप्लाई नहीं दिया मतलब अरे बिंदास से आराम से आप जा सकते हो कि ये तो फिर नेगेटिव फीडबैक पे बेस है। तो चलो मैं देखने गया कि +15 और -15 है। मैं देखा कि अरे तो आउटपुट कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, इनपुट आपके पास -2 वोल्ट कनेक्टेड है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, पता चल गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर करंट 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, इस पे ड्रॉप कितना हो गया, आपके पास करंट अगर 0 एम्पियर है तो इसका ड्रॉप 0 वोल्ट हो गया। तो जब भी आपके पास इंटरनल टर्मिनल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसका कोई भी यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब करंट जीरो होने वाला है तो इसका ड्रॉप जीरो होगा। इसका ड्रॉप जीरो होगा तो इस जगह का वोल्टेज कितना हो गया, तो 0 वोल्ट, इस जगह का वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट हो गया। तो कई बार वो क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो रेजिस्टेंस दे देते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं देते तो भी क्वेश्चन सेम रहता है, बट वो रेजिस्टेंस क्यों दे देते हैं कि जिससे उनको लगता है कि फिगर देखने में अच्छा लगेगा। तो कई बार आपको ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस दिए रहेंगे जहां पे इंटरनल करंट जीरो होता है। आइडियल ओपन इंटरनल करंट जीरो तो इसका ड्रॉप जीरो, पूरा 1 वोल्ट यहां गया। अब मेरे को पता है कि ओपन लूप गेन इनफाइनाइट और ओपन लूप गेन इनफाइनाइट एक आइडियल ओपन है और नेगेटिव फीडबैक पे बेस है। इसका मतलब है कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को आप यूज करोगे और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के बराबर होगा और ये 1 वोल्ट हो गया फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लिखता है। आपको वैसे भी पता है, अगर आप, मैं बोल भी चुका हूं कि अगर आप पहला मेरा वीडियो देख के आ रहे हैं तो बिल्कुल मजा आने वाला है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल ओपन, प्रैक्टिकल ओपन के लिए तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लीकेबल भी नहीं होता है। फिर सेकंड पॉइंट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सब कुछ है आपके पास, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, आइडियल ओपन, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज अप्लीकेबल। ठीक है, 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, ध्यान देना। अब 1 वोल्ट आ गया आपके पास। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखो 1 वोल्ट है, यहां से करंट, अगर आपके पास कोई करंट जा रहा है, अगर कोई करंट आई करंट जा रहा है तो ये करंट तो यहाँ पे भी फ्लो होगा, ये करंट तो यहाँ पे भी फ्लो होगा, यहाँ तक पहुंचेगा। क्लियर? क्योंकि इंटरनल करंट तो जीरो होता है ओपन का। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस जगह पे नोड लगा दूं। देखो इस जगह पे मैं अगर नोड लगा रहा हूं, अब इस जगह पे अगर मैं नोड अप्लाई कर रहा हूं, किस जगह पे, ए पॉइंट मान लेता हूं, चलो इसको ए पॉइंट माना, तो मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं ए पॉइंट पे, केसीएल इक्वेशन ए पॉइंट पे। चलो अब मैं V1 पे 1 वोल्ट पे नोड लगा रहा हूं, तो देखो 1 वोल्ट माइनस ऑफ -2, 1 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 1। ओके, किलो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 माइनस V01 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। और कोई दो ब्रांच नहीं, दो ही ब्रांच है, 1 वोल्ट से लेके ये करंट और 1 से लेके V01 तक ये करंट, और ये थर्ड वाला ब्रांच ये कनेक्टेड है जहां पे करंट 0 है। चलो तो कितना हो गया आपके पास, 1 माइनस -2 3, 3 प्लस 1 माइनस V01 इक्वल टू 0। तो V01 का आंसर आ गया 4 वोल्ट। V01 का आंसर 4 वोल्ट आ गया, फर्स्ट ओपन का आउटपुट आ गया। अब देखो आप यहाँ पे 4 वोल्ट तक आ गए, 4 वोल्ट आ गए हो। ठीक है, अब यहाँ पे करंट जीरो है,
ये दोनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, दिख रहा है आपके पास। अब ये 4 वोल्ट है। अब आपको दिखना चाहिए कि देखो यह भी आपके पास एक फीडबैक सिस्टम है। अगेन आप आउटपुट कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, इसका मतलब ये भी एक नेगेटिव फीडबैक पे बेस है। नेगेटिव फीडबैक पे बेस आपके पास दिख रहा है। इंटरनल करंट 0 एम्पियर होगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये दोनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है क्योंकि करंट आपके पास 0 है। ये जो 4 वोल्ट है ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहां पे चला गया 4 वोल्ट। तो देखो ये 4 वोल्ट यहां आ गया। अब अगर ये 4 वोल्ट आ गया तो आपको पता है कि यहां पे जो करंट आ रहा है वो करंट यहां से भी फ्लो होगा। और अगर दो ब्रांच में सेम करंट फ्लो होता है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में मैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकता हूं, वीडीआर। वीडीआर अप्लाई कर रहा हूं इस वाले फिगर में। तो 4 वोल्ट इक्वल टू क्या है, 4 वोल्ट कैसे आया होगा, 4 वोल्ट आया होगा वी आउट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 4 इक्वल टू आया वी आउट डिवाइड बाई 2। तो वी आउट का आंसर कितना है, 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 वोल्ट। देखो ध्यान से, आपका आउटपुट वोल्टेज किसी भी ओपेम का आउटपुट वोल्टेज उसके सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर वो सप्लाई वोल्टेज को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आउटपुट वोल्टेज विल बी सैचुरेटेड। यहाँ पे देखो प्लस माइनस 15 वोल्ट था, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं था, तो हमारा आंसर कितना था, 4 वोल्ट। ये प्लस माइनस 15 से ज्यादा पॉसिबल नहीं, हमारा आंसर कितना है, 8 वोल्ट। तो हम क्या किए कि कितना भी बिग और कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेशन एम्पलीफायर जितना बिग फिगर होता है उतना आसान हो जाता है। आपको सिर्फ नोट लगाते आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट कब वैलिड होता है कब नहीं होता, कैसे यूज करते हैं। इंटरनल करंट विल बी 0 एम्पियर, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो फिर बहुत ही आराम से आप नोट लगाए, पहले का आउटपुट निकालें, अगेन वर्चुअल ग्राउंड से पहले का आउटपुट इधर आ गया, और फिर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाए। तो मैक्सिमम टाइम ऐसी जगह पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है, क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट सीरीज में। क्यों सीरीज में, क्योंकि दोनों में करंट सेम है। क्यों करंट सेम है, क्योंकि इंटरनल करंट 0 है तो करंट सेम ही होगा। तो ऐसी चीजें ओपेम में बहुत अच्छे से यूज हो पाती है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को हैंडल करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान काम है, बहुत टफ काम नहीं है। ठीक है, तो देखो वी आउट का आंसर कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। देख पा रहे हो आप, तो वी आउट का आंसर 8 वोल्ट। चलो अब अगर मैं दूसरे स्टाइल की बात करूं, ये तो हो गया आपके पास कि यहां पे हमारे पास इस वाले तरीके से मैं सॉल्व किया, सिंपल सॉल्व करने गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं किया कि इंफॉर्मेशन बेस्ड बात क्या हो सकती है। अगर मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड अगर बात करूं तो आपको दिखना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास, तो क्या आपको दिखना चाहिए कि पहले वाला जो ओपेम है, पहले वाले ओपेम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट वाले ओपेम में, फर्स्ट वाला ओपेम जो है वो नॉन वर्टिंग टर्मिनल पे 1 वोल्ट है आपके पास। देखो नॉन वर्टिंग टर्मिनल पे 1 वोल्ट है, फिर इस 1 वोल्ट को हम लोग कॉपी कर लिए थे, और ये आपके पास -2 वोल्ट है। इतना आपके पास दिख रहा है, ये माइनस आपके पास 2 वोल्ट है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो आपके पास कि अगर आप बोल रहे हो कि V01 क्या होगा, तो V01 का आंसर क्या होगा। अगर मैं बोल दूं कि 1 वोल्ट को ग्राउंड कर दो, तो 1 वोल्ट को अगर आप ग्राउंड कर दोगे, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहा हूं, 1 वोल्ट को अगर ग्राउंड कर दिए तो ये तो इन्वर्टिंग ओपेम हो गया। इन्वर्टिंग ओपेम का आंसर कितना होता है, -RF/R, -RF/R -1/1 इंटू वी इनपुट, वी इनपुट -2 है, व्हेन दिस 1 वोल्ट इक्वल टू ग्राउंड। ठीक है, चलो फिर मैं बोल रहा हूं कि 1 वोल्ट के कारण क्या होगा, तो ये ग्राउंड हो गया, तब ये नॉन वर्टिंग ओपेम बन गया। नॉन वर्टिंग ओपेम का आंसर कितना होता है, 1 प्लस R2/R1, तो 1 प्लस 1/1 इंटू कितना 1, 1 -2 वोल्ट इक्वल टू ग्राउंड। इसका मतलब है नॉन वर्टिंग और इन्वर्टिंग के कॉम्बिनेशन को मैं यूज किया, तो पहला आंसर कितना था, -1 और -2 +2 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 और 1 2 और 2 आ गया, कितना आ गया, देखो 4 वोल्ट आ गया। इसका तो मैं इसको देख के ही बता सकता है कि इसका आंसर 4 वोल्ट था। आपको जितना ज्यादा पता हो आपका फॉर्म है, तो मेरे को पता पहले का आउटपुट 4 वोल्ट है। अब पहले का आउटपुट 4 वोल्ट है तो देखो नॉन वर्टिंग है। अब ये नॉन वर्टिंग में सिग्नल दे रहे हो, ये इन्वर्टिंग आपके पास फीडबैक है, इसका मतलब ये नॉन वर्टिंग ओपेम है। और नॉन वर्टिंग ओपेम का आंसर 1 प्लस RF/R हो रहा है, 1 प्लस R2/R1, दोनों 1 1 है तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं कि कौन किससे डिवाइड होगा। तो आपका जो गेन है 1 प्लस R2/R1 है, इसका मतलब गेन 2 है और इनपुट 4 है, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 8 वोल्ट। तो जो ये सेकंड फिगर है नॉन वर्टिंग ओपेम है। अगर आप समझते हो कि नॉन वर्टिंग ओपेम का फॉर्म कैसा होता है तो आपको एडवांटेज है कि आपको पता चल गया भाई ये नॉन वर्टिंग ओपेम है। यहां पे आपके पास आप देखें कि ये नॉन वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो मैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर लिया। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ओपेम आता है, नेटवर्क की फीलिंग बहुत अच्छा रखते हो, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉन वर्टिंग ओपेम के कंसेप्ट को कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपको ये सब उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आप बहुत ज्यादा रिजल्ट को याद नहीं रखते हो, आपको बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखता है कि नॉन वर्टिंग ओपेम है, तो फिर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं पहले मेथड में सॉल्व किया। नॉर्मली जाओ, नोट लगाओ, फिर कंटिन्यू करो, फिर नोट लगाओ, आराम से आंसर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ये जानना जरूरी है कि नॉन वर्टिंग ओपेम है। अगर आप नहीं जानते तो भी आंसर आएगा, और अगर आप जानते हो तो ये आपका एडवांटेज है। ओके,
तो इस चीज का आप केयर करना थोड़ा सा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं ट्राई किया आपके पास कि आपको समझा सकूं कि एक ओपम के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, एक आइडियल ओपम का मीनिंग बता सकूं, और मैं दो तरीके से सॉल्व भी किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट फिर भी अगर आपको पहले से अगर अच्छा आइडिया नहीं है क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जानने का मौका मिला होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आंसर विल बी 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 2, गेट इलेक्ट्रिकल 2003, assuming the operation amplifier to be ideal, the gain V out upon VIN for the circuit shown in the figure is, options are first option -1, second option -20, third option -100, last option -120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूं मैं, गेट इलेक्ट्रिकल 2003। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन लिया हूं, बट फिर भी हमको केयर करना होगा कि क्वेश्चन में कैसी चीजें गिवन है। एक आइडियल ओप एम्प गिवन है आपके पास, वी आउट अपन वी आई निकालना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो ऑप्शन भी गिवन है। आप देख सकते हो कि आपके पास एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसको आइडियल ओप एम्प बोला है, और एक आइडियल ओप एम्प बोला है, सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया, इसका मतलब है पॉजिटिव फीडबैक की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव फीडबैक अगर हो आपके पास तो फिर सैचुरेटेड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। सपोज करो इसको कर दो और इसको माइनस कर दो तो पॉजिटिव फीडबैक सही में हो जाएगा, लेकिन फिर आपके पास आउटपुट का रिजल्ट क्या होगा, आपको पता सैचुरेटेड वोल्टेज कितना दिया है। इसका मतलब है कि वो हमेशा केयर करते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक है तो कई बार आपको सप्लाई वोल्टेज नहीं देंगे। तो आप हमेशा देख लेना कि सप्लाई वोल्टेज गिवन है कि नहीं है। नहीं दिया बिंदासी से आप ध्यान से देखना फिगर को, आपको नेगेटिव फीडबैक दिखेगा। बट अगर दिया है तो थोड़ा केयर करना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिख रहा है आपके पास, आइडियल ओप एम्प है, और आइडियल ओप एम्प इसका मतलब कि यह 0 एम्पियर होगा इंटरनल करंट, इनपुट इंपेडेंस विल बी इनफाइनाइट, इंटरनल करंट विल बी 0 एम्पियर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, द वीजीसी इज एप्लीकेबल, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा वो इन्वर्टिंग का होगा। इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि आपके पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज आपके पास 0 वोल्ट हो गया। कुछ लोग ऐसा भी लिख लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को V प्लस, इन्वर्टिंग टर्मिनल को V माइनस इक्वल टू 0 वोल्ट। सबकी अपनी स्टाइल है किसको कैसे लिखना है, V प्लस इक्वल टू V माइनस इक्वल टू 0, VNI इक्वल टू VI, आपकी चॉइस है आपको जैसा लिखना है। यहाँ का वोल्टेज 0 आ गया, ओके, यहाँ का वोल्टेज आपके पास आ गया 0 वोल्ट, और इंटरनल करंट 0 एम्पियर है। फिर मेरे को यहाँ पे 0 पता है, यहाँ पे V इनपुट पता है, वहाँ V आउट पता है। क्या यहाँ का वोल्टेज पता है आपको, क्या यहाँ का वोल्टेज पता है, नहीं पता है। तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक वोल्टेज VA एज्यूम कर लो, कोई भी वोल्टेज ले लो, VA ले लो, VX ले लो, आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब, और ये नेटवर्क पर डिपेंडेंट है, आपका नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो आपको तुरंत दिखेगा अच्छा यहाँ तो वोल्टेज नहीं पता आपको, और यहाँ वोल्टेज नहीं पता तो ये वोल्टेज पता होगा तभी हम सॉल्व करेंगे करके, तो आप तुरंत गए और वहां पे वोल्टेज एज्यूम कर लिए। यही तो नेटवर्क है और क्या। अब देखो मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो इसको पॉइंट ए माना हूं, इसको पॉइंट ए मान रहा हूँ और इसको पॉइंट बी मान रहा हूँ। ध्यान देखते रहना आप। अगर मैं बोल रहा हूँ केसीएल, सिर्फ केसीएल इक्वेशन लगाते आना चाहिए। केसीएल ए पॉइंट पे अगर मैं लगा रहा हूँ तो क्या क्या हुआ, 0 वोल्ट पे लगा रहा हूँ तो 0 माइनस वी आई एन, 0 माइनस वी आई एन डिवाइड बाई 1 किलो ओम, पूरा किलो ओम लिखने की जरूरत नहीं, सब किलो ओम में। 0 माइनस वी ए डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0, सिंपल। तो कितना आ गया आपके पास, अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो वी इनपुट इक्वल टू आ गया, वी इनपुट इक्वल टू माइनस वी ए बाई 10 आ गया, या वी ए की बात करूं तो माइनस 10 वी आई एन आ गया आपके पास, माइनस 10 वी आई एन, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा हूँ कि चलो वी ए पे नोट लगाते हैं, अब केसीएल में बी पॉइंट पे लगा रहा हूँ, केसीएल इक्वेशन बी पॉइंट पे, मैं जिस पॉइंट पे नोट लगाता हूँ उसी को डोमिनेटिंग लेता हूँ, उसी को डोमिनेटिंग लेता हूँ जिस पे भी नोट लगाता हूँ। अब तो जानते हो आप, अगर मेरा नेटवर्क की वीडियो देखियो तो आप तो मेरे नोट लगाने का स्टाइल भी जानते हो, है ना, फेमिलियर भी हो कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो वीए पे नोट लगा रहा हूँ, तो वीए पे नोट अप्लाई कर रहा हूँ, तो वीए बाई 1 हुआ, ओके, एक आउट गोइंग, वीए से सब आउट गोइंग लूंगा, वीए माइनस 0, वीए माइनस 0 डिवाइड बाई 10, सब किलो ओम में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वीए माइनस वी आउट, वीए माइनस वी आउट डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ चलो 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो 10 वी ए प्लस वी ए प्लस वी ए माइनस वी आउट इक्वल टू 0। एक्चुअली वी आउट का आंसर कितना आ गया, वी आउट का आंसर आ गया 10 11 12, 12 वी आ गया, तो 12 वी ए इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से अगर वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1, तो वी आउट का आंसर कितना आ गया, वी आउट का आंसर आ गया आपके पास 12, वी ए का आंसर माइनस 10 वी आई एन था, माइनस पहले ले लिया मैं, तो आंसर आ रहा वी आउट अपॉन वी आई एन, वी आउट अपॉन वी आई एन, और आंसर कितना आ गया माइनस 120 वोल्ट। देखो माइनस 120 वोल्ट आ गया। ऑप्शन में भी माइनस 120 वोल्ट गिवन था आपके पास, ऑप्शन में भी कितना था माइनस 120 वोल्ट आपके पास, माइनस 120 वोल्ट नहीं, वोल्टेज का रेशियो तो वोल्ट नहीं होगा, तो माइनस 120, क्लियर, रिलेटिव क्वांटिटी है। अब आपके पास ध्यान देना कि माइनस 120 आ गया, क्वेश्चन ऑप्शन में भी था, आपका सही भी हो गया, आपका आंसर भी आ गया, आपके पास सब कुछ सही हो गया। लेकिन दूसरी बात करने वाली बात यह है कि आपको अगर बहुत अच्छे से बात करें, आंसर आ गया आपका सही एकदम, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि सप्लाई वोल्टेज लिखा रहता 20 वोल्ट और माइनस 20 वोल्ट, तो फिर इसका आउटपुट
20 वोल्ट से ऊपर या -20 से नीचे नहीं जा सकता। अगर ऐसा सप्लाई होता, क्वेश्चन में तो था नहीं सप्लाई वोल्टेज, अगर सप्लाई वोल्टेज होता तो मैं अभी बोलता कि जो आउटपुट वोल्टेज जो होता आपके पास, ये वी आउट डिवाइड बाई वी आई एन, ये मैक्सिमम जो होता है आपके पास, मैक्सिमम वोल्टेज इन नेगेटिव डायरेक्शन -20 वोल्ट होता, और इसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं आपके पास, ये सैचुरेटेड होता है आपके पास। -20 वोल्ट क्यों बोल रहा हूँ बार बार, -20 होता है, गेन रिलेटिव क्वांटिटी। ये आपके पास वी आउट की वैल्यू आपके पास, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास कितना रिजल्ट हो सकता है, तो वी इन पे डिपेंड करेगा आपके पास कि वी इन की वैल्यू कितना है। वी इनपुट अगर 1 वोल्ट है, तो अगर वी इन 1 वोल्ट है तो -120 वोल्ट, बट अगर वी इन 1 वोल्ट है और अगर मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है +20 और -20, तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज उसके से -20 वोल्ट को ज्यादा नेगेटिव नहीं आ पाता। तो हमको बिल्कुल आइडिया रहना चाहिए कि आपके पास अगर सप्लाई वोल्टेज गिवन है तो ऐसा ना हो जाए कि आउटपुट सप्लाई वोल्टेज को भी क्रॉस कर जाए, तो वो ओपन सैचुरेटेड ओपन होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपका इनपुट 1 वोल्ट होता और आउटपुट पूछता और सैचुरेटेड वोल्टेज +20 और -20 रहता, तो आउटपुट वोल्टेज -20 को ज्यादा नहीं हो सकता था, तो आंसर -120 वोल्ट नहीं हो पाता। क्लियर, अगर आउटपुट वोल्टेज की बात होती तो। अभी तो गेन पूछ रहा था, इट्स ओके। तो आपको बेसिक आपको एकदम आइडिया रहना चाहिए कि आप कैसे कैसे परफॉर्म किए। एक में यहाँ नोट लगाया, एक में यहाँ नोट लगाया और आंसर आ गया। कई लोगों को कभी कभी लगता है कि सर हम तो वी आउट पे भी नोट लगा सकते थे, तो इसको इस पे नोट कभी मत लगाना, अवॉइड दिस मिस्टेक। क्यों क्यों इस पे नोट नहीं लगा सकते अपन? क्योंकि इस पे अगर आप नोट लगा रहे हो तो ध्यान रखना ये तो नोट लग जाएगा, लेकिन आपको ये करंट नहीं पता। कई लोगों को लगता है कि ये करंट 0 होता है, यहाँ तो कुछ दिखता नहीं आपके पास, ये करंट होगा हमेशा आई आउट करंट, और आई आउट करंट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लोग यहाँ पे नोट नहीं लगाते। करंट ही नहीं पता आपको तो नोट कैसे लगा लोगे? यहाँ पे नोट लगाओगे तो दोनों नोन आ जाएगा, एक आई आउट भी आ जाएगा, वी आउट भी आ जाएगा, तो यहाँ पे नोट इसलिए लोग नहीं लगाते। क्लियर, बट किसी दिन अगर आपको कोई ये करंट पूछ रहा है तब आप नोट लगा के ये करंट निकाल लेना, वो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना आई आउट पे नोट मत लगाना, अवॉइड दिस मिस्टेक। आउटपुट करंट हमेशा होता है जो इस टर्मिनल पे जा रहा है। ये मत सोचना कि ओपन में तो करंट नहीं जाता, अरे ये तो इंटरनल करंट है, ये तो इंटरनल इनपुट इंपोर्टेंस है। इंटरनल इनपुट इंपोर्टेंस जो ओपन होता है वो होता है इनफाइनाइट, बट अगर मैं इंटरनल आउटपुट इंपोर्टेंस की बात करूं तो वो होता है 0। इसका मतलब है इंटरनल आउटपुट करंट होता है, इंटरनल इनपुट करंट इज इक्वल टू 0 एम्पियर ड्यू टू इनफाइनाइट इनपुट इंपोर्टेंस। बट इंटरनल आउटपुट करंट कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि इसका इंटरनल आउटपुट इंपोर्टेंस इनफाइनाइट नहीं है भाई, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। अगर मैं IC 741 की बात करूं तो लगभग 75 ओम के आसपास होता है इंटरनल आउटपुट इंपोर्टेंस, और इंटरनल इनपुट इंपोर्टेंस की बात करूं तो 1 मेगा ओम के आसपास होता है, और 1 मेगा ओम दैट मींस हाई वैल्यू, इसका मतलब है कि करंट विल बी 0 एम्पियर। और अगर स्मॉल वैल्यू है अगर आउटपुट इंपोर्टेंस की, इसका मतलब करंट आपके पास ज्यादा फ्लो होगा इन साइड में, आउटपुट साइड से। क्या रखिएगा, ऐसी मिस्टेक कोई कभी भी ना करे, इतना आपको अच्छे से केयर करना है। क्लियर, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था इस डिस्कशन में। बाकी तो फिर मैं बात किया कि इस जगह पे नोट लगाओ, उस जगह पे नोट लगाओ, सिंपली सॉल्व कर लो। आंसर -120 वोल्ट आ गया क्योंकि आपके पास ऑप्शन में था, सप्लाई वोल्टेज भी गिवन नहीं था। तो हम जब भी क्वेश्चन को देखें और सप्लाई वोल्टेज ना हो तो हमको लगना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन ठीक है, सप्लाई वोल्टेज नहीं है, चलो कुछ प्रॉब्लम ज्यादा होने वाला नहीं है। बट अगर सप्लाई वोल्टेज हो तो थोड़ा सा केयर करना कि ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक का पार्ट बन जाए। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया अपन। ओके, थैंक यू। Question 3, GATE Electrical 2001. For the op-amp circuit shown in the figure, determine the output voltage V0. Assume that the op-amps are ideal. Options are: first option -8/7 volt, second option -20/7 volt, third option -10 volt, last option none of these. Next question number 3, GATE Electrical 2001. मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा देखने में लग सकता है कि एक बिग फिगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप समझ सके कि यार ओपन को सॉल्व करना बिल्कुल ज्यादा टफ बात नहीं होती है। एक बिग फिगर देख के आपको कभी भी डर ना लगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम अपना डर निकालें कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर कुछ भी टफ टॉपिक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बस वैरायटी ऑफ चीजें इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन से ऑपरेशन एम्पलीफायर का डिफरेंट आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपको लग सकता है कई लोगों की बहुत ही कंसेप्चुअल है, लेकिन बेसिक इसका बहुत ही सिंपल है अगर एक बार आपको पता चल जाए तो। आप देख रहे हो कि अगेन सप्लाई वोल्टेज दिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या सप्लाई वोल्टेज किसी को दिखा? नहीं दिखा। अब सप्लाई वोल्टेज नहीं दिखा, इसका मतलब क्या पॉजिटिव फीडबैक के बारे में सोचना है? नहीं सोचना है। ओके, नहीं मतलब नहीं, क्योंकि कोई ये सोच सकता है कि सर इस वाले ओपन में तो सर पॉजिटिव से आउटपुट तो कनेक्टेड है। अरे इस वाले से जो कनेक्टेड है, इसमें इनपुट देखो इस साइड है जो वोल्टेज कनेक्टेड है, तो आउटपुट से जो आ रहा है वो नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों हो तो फिर नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होता है आपके पास, ये 1 वोल्ट। इसके रीजनिंग की बात मैं करता हूँ नॉर्मली क्लास में, यहाँ पे नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी बात करूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी क्वेश्चन को देख के ये ना बता पाए कि नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है, ऐसा कभी आपके साथ नहीं होगा। देखिएगा आप ध्यान से देखते रहिएगा।
तो मैं बोल रहा हूँ देखो पॉजिटिव फीडबैक में इनपुट कनेक्टेड नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, इनपुट कनेक्टेड नहीं है, तो आप फोकस करें आउटपुट से इनपुट में। अगर इनपुट कनेक्टेड है और वो फीडबैक भी दिख रहा है, दैट मीन्स द डोमिनेटिंग फीडबैक। तो यहाँ दिख रहा है कि देखो ये नेगेटिव टर्मिनल में आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे इस साइड से ऊपर से आ रहा है ये, और यहाँ पे इनपुट भी कनेक्टेड है, नेगेटिव फीडबैक। और वैसे भी अगर आपको बहुत वरी नहीं करना है तो सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया 95% केसेस में, मिनिमम बोल रहा हूँ, नहीं दिया रहता है। इसका मतलब 95% केसेस सब किस पे बेस होते हैं, नेगेटिव फीडबैक। ये आपके लिए एडवांटेज, ठीक है। चलो अब ये आइडियल ओप एम्प है तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट कितना, 0 एम्पियर। इंटरनल इनपुट इंपेडेंस विल बी इनफाइनाइट, इंटरनल करंट विल बी 0 एम्पियर। ठीक, तो बिंदासी से आप आराम से 0 एम्पियर लिखो। तो सबसे बेसिक तो यही है कि ओप एम्प को देख के आप क्या क्या सोचते हो कि इंटरनल करंट विल बी 0 एम्पियर। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा मेरे को पता है, आउटपुट से जो करंट आ रहा होगा वही करंट यहाँ पे भी फ्लो हो रहा होगा। और अगर दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ का वोल्टेज, चलो VA लिख लेता हूँ, तो VA इक्वल टू कितना हुआ, V0 इंटू 1/1 + 3। अरे तो V0/4 आ गया, द V0/4 VA इक्वल टू, अगर इस जगह पे मैं VA ले रहा हूँ फ्रॉम द वोल्टेज डिवीजन रूल, बहुत ही सिंपल है। तो आपको वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत जगह अप्लाई होते हुए दिखेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरनल करंट 0 होता है, दोनों में करंट सेम होता है, और जब दो इक्विवेलेंट, दो एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तभी वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। इसलिए ओप एम्प में आपको बार बार वोल्टेज डिवीजन रूल का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, V0/4। चलो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, आइडियल ओप एम्प है, फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज विल बी इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। कितना आ गया ये, V0/4, ठीक है, ये V0/4 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे देखो ये -1 वोल्ट है, तो वर्चुअल ग्राउंड से कितना होगा, -1 है तो वर्चुअल ग्राउंड से कितना होगा, -1 वोल्ट, वोल्टेज विल बी सेम। तो -1 यहाँ पता है, वहां पता आपको V0, यहाँ पता है V0/4, यहाँ वोल्टेज आपको नहीं पता, देखो ध्यान से, यहाँ वोल्टेज पता है कि आपको नहीं पता, चलो इसको V01 ले लेता, एज्यूम किया मैं, यहाँ का वोल्टेज नहीं पता था तो इसको एज्यूम किया, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको एज्यूम किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो इस पॉइंट को ए पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ए पॉइंट लिया आपके पास, -1 वाले को बी पॉइंट ले रहा हूँ। चलो ए पॉइंट पे नोट लगाता हूं मैं, KCL इक्वेशन ए पॉइंट पे, KCL ए पॉइंट पे लगाया मैं बोल रहा हूँ V0/4 पे नोट लगा रहा हूं, तो V0/4 -1, ओके, डिवाइड बाई 1, किलो में सब, V0/4 माइनस V01 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तब आपके पास 2 का मल्टीप्लाई किया, अगर आपके पास V0/4, V0 अगर मैं ले रहा हूँ कि कितना कितना आ रहा है, तो V0/4 एक आ जा रहा है, एक V0/8 आ जा रहा है, इसी को सॉल्व कर लेता हूँ पहले, एक -1 आ जा रहा है और एक आ जा रहा है V0(1/2 इक्वल टू 0। चलो 8 एलसीएम लिया तो कितना हो गया 2, 3 V0/8, 3 V0/8 माइनस V0(1/2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको यूज करेंगे अपन। फिर मैं बोल रहा हूँ इसको बी पॉइंट पे नोट लगाने जा रहा हूँ, बी पॉइंट पे नोट। किसी का कुछ डाउट भी चल रहा होगा, किसी का कुछ डाउट भी चल रहा होगा कि सर आप इस पे नोट लगा रहे, चलो बात करते हैं जो आपका डाउट चल रहा होगा। -1 माइनस V01, यही ऐसे लिखता हूं मैं, तो नोट लगाता हूं, तो जिसमें नोट लगाता हूं उसी से ही सब आउटगोइंग लिखता हूं मैं, वही डोमिनेटिंग होता है आपके पास वोल्टेज। -1 पे नोट लगा रहा हूं, तो -1 माइनस V01 डिवाइड बाई 4, चलो ओके। इस साइड कितना है -1 माइनस V0 डिवाइड बाई कितना 8 इक्वल टू 0, बस दो ही ब्रांच था, इंटरनल करंट तो 0 है। 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -2 माइनस 2 V01 माइनस 1 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 का आंसर कितना आ रहा है, अगर मैं बोलूं V0 का आंसर कितना आ रहा है, तो V0 का आंसर आ रहा है आपके पास -2 माइनस 1, तो -3 माइनस 2 V01 आ रहा है, V0 का आंसर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से V01 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि यहाँ से V01 की वैल्यू कितना आ रहा है इस जगह से। तो देखो आपके पास V01/2 इक्वल टू आ रहा है 3 V0/8 माइनस 1, V01 कितना आया तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 V0/4 माइनस 2 आ गया। चलो यहाँ पुट करते हैं, V0 इक्वल टू -3 माइनस 2, V01 इक्वल टू 3 V0 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, कितना आ गया -3 माइनस 6/4 V0 प्लस 4 इज इक्वल टू V0। V0 की तरह कॉमन ले ले अपन, ठीक है। चलो V0 प्लस 6/4 V0 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, यहाँ पे आपके पास V0 कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, तो V0 के साथ 2 प्लस 3 5/2 इज इक्वल टू 1, तो V0 का आंसर आ रहा है 2/5 वोल्ट 0.4। क्या ऑप्शन में है 2/5 वोल्ट, नहीं 2/5 वोल्ट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नन ऑफ दीज आंसर आ गया 2/5, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप,
तो देखो आपके पास 2/5 वोल्ट आ गया, दोनों जगह पे नोड लगाया। अब किसी का एक डाउट आना चाहिए, मैं अगर स्टूडेंट होता और मेरे को ओपेम मैं जस्ट लर्निंग पीरियड में अगर हूं तो मेरा डाउट क्या आना चाहिए? मेरा डाउट ये आना चाहिए कि सर आप इस पे तो नोट ले सकते थे, ए पे नोट लिए, बी पे नोट लिए, इस सी पॉइंट पे नोट क्यों नहीं लिया? आप डायरेक्ट वहां पे नोट क्यों लिए? इस पे भी तो नोट ले सकते थे, इधर का करंट पता था, इधर का करंट था। अगेन इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या बोला कि आपको ये करंट पता है, कि आपको ये करंट पता है कि आई आउट करंट कितना होगा? और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये करंट आपको जब नहीं पता है भूल के भी कभी जीरो मत लेना, ये जीरो होता ही नहीं है। और जब ये जीरो नहीं होता तो इस पे नोट कैसे लगा लोगे जब ये करंट ही नहीं पता? तो क्यों? क्योंकि ओपेम का जो आउटपुट इंपेडेंस होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो टूवर्ड जीरो होता है, और टूवर्ड जीरो होता है इसका मतलब आउटपुट करंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। इंपेडेंस इनफाइनाइट होगा तब जाके तो ओपन सर्किटेड होगा और करंट विल बी 0 एम्पियर। तो आई आउट नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप कभी भी ओपेम के आउटपुट में नोट लगाने से बचे। याद रखिएगा अगर आप धोखे से ओपेम के आउटपुट में नोट लगा लिए और आप इसको जीरो मान लिए तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आपका आंसर गलत होगा, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आप ऐसी जगह पे नोट लगाने से बचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैं यहाँ नोट लगाया, ओके क्यों? मेरे को यहाँ का इंटरनल करंट पता है, इनपुट करंट जीरो होता है। यहाँ पे नोट लगाया क्योंकि इंटरनल करंट पता है। तो मैं भाई ऐसी जगह पे नोट क्यों लगाऊंगा जहां पे मेरे को करंट ही नहीं पता है? सबको समझ आया? क्या आपको समझ आया कि आप यहाँ पे नोट लगाया? ओके गुड, इंटरनल इनपुट करंट जीरो, वहां नोट लगाया, इंटरनल इनपुट करंट जीरो, क्या यहां नोट लगा सकता है? नहीं, क्योंकि इंटरनल आउटपुट करंट जीरो नहीं होता है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट था। नेक्स्ट टाइम से आप केयर करें कि ऐसा वाला पार्ट आपको एक बार अगर पता चल गया तो आप ऐसी जगह पे नोट ना लगाए और ऐसी जगह पे मिस्टेक ना करें, इस मिस्टेक को अवॉइड करें कि ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है? तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ पॉइंट तो आप कलेक्ट करना चालू कर चुके होंगे, आपको कुछ ना कुछ तो चीजें लग रहा होगा कि ठीक है हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात है जिससे कि हम अपने पॉइंट्स कलेक्ट करते जा रहे हैं। तो अगर आप ओपेम अगर आप सिर्फ मैं से ही पढ़ रहे हो ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो अपनी एक कॉपी बना ले, हर एक क्वेश्चन को जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसके पूरे पॉइंट्स नोट करते जाए। नंबर ऑफ पॉइंट जब आपके पास कलेक्ट होंगे ना तो आप यकीन मानिए आपसे ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत इजीली बनना चालू हो जाएगा। ठीक है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।